हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। क्रिया, वर्ब। दिए गए चित्र को देखिए और उसके नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए। बच्चों, यहाँ एक चित्र दिया है, उसे ध्यान से देखिए। आइए इस चित्र के बारे में पढ़ें। यह एक पार्क का प्रातःकाल का दृश्य है। ठंडी हवा चल रही है। एक लड़की झूला झूल रही है। महिलाएं योग अभ्यास कर रही हैं। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं। लोग पार्क में टहल रहे हैं। बेंच पर एक व्यक्ति प्राणायाम कर रहा है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को देखें। इनमें कुछ न कुछ होने या करने की सूचना मिलती है। व्याकरण में इस प्रकार के शब्दों को क्रिया कहा जाता है। क्रिया की परिभाषा है वे शब्द जिनसे किसी न किसी कार्य के होने का पता चले, उन्हें क्रिया कहते हैं। जब हम कोई काम करते हैं या कोई ना कोई काम करने का जब पता चलता है तो उन शब्दों को क्रिया कहा जाता है। क्रिया एक विकारी शब्द है, अतः लिंग, वचन और कारक इसकी रूप रचना पर प्रभाव डालते हैं। इनके कारण क्रिया शब्दों में विकार, परिवर्तन आ जाता है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक होता है। हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं भी होती हैं। कुछ वाक्यों में क्रिया अप्रत्यक्ष होती हैं, जैसे माता ने पूछा, इतनी देर तक कहाँ थे? कमल के घर। दूसरे वाक्य में क्रिया नहीं है, फिर भी यह वाक्य पूर्ण है। वाक्य में कई बार क्रिया लुप्त रहती है। यह वाक्य इस प्रकार पूर्ण होगा, कमल के घर था। आइए पढ़ते हैं धातु। क्रिया का मूल रूप। प्रत्येक क्रिया का एक मूल रूप होता है जिसे धातु कहा जाता है। लिंग, काल और अवस्था के कारण इनके रूप में परिवर्तन आता रहता है। धातु के साथ ना लगाकर क्रिया शब्द बनाया जाता है। जाग, उठ, बैठ, पढ़, लिख, हंस आदि क्रिया के मूल रूप हैं। इनके साथ ना लगाने पर इनके रूप निम्नलिखित होंगे। जाग जमा ना बराबर जागना। उठ जमा ना बराबर उठना। बैठ जमा ना बराबर बैठना। पढ़ जमा ना बराबर पढ़ना। लिख जमा ना बराबर लिखना। हंस जमा ना बराबर हंसना। आइए पढ़ते हैं क्रिया के भेद। पहला, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भेदों में बांटा जाता है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने खेल देखा, मोहन राकेश को पढ़ाता है। इन वाक्यों में खेल और राकेश कर्म हैं, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वह देर से सोता है, लड़का दौड़ रहा है। यहाँ पर क्रिया को कर्म की जरूरत नहीं है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। आइए पढ़ें सकर्मक क्रिया के भेद। पहला, एक कर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में केवल एक कर्म होता है वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। इसमें क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। अतुल ने गीत गाया। क्या गाया? गीत। तो यह एक कर्मक क्रिया है, यहाँ एक काम होने का पता चल रहा है। द्विकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। इसमें क्या और किसको लगाकर क्रिया से प्रश्न करने पर दोनों का उत्तर आता है। जैसे राम ने हनुमान को अंगूठी दी। किसको दी? हनुमान को। क्या दी? अंगूठी। तो यहाँ पर दो कर्म आ रहे हैं, यह द्विकर्मक क्रिया है। दूसरा है
प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया और छठा कृदंत क्रिया। आइए पढ़ें सामान्य क्रिया। किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मदन आया, शेर दहाड़ा, गोपाल नहाया, बच्चा गया। यहाँ पर एक ही क्रिया है। आगे है संयुक्त क्रिया। किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हों तो उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे माताजी कार्यालय से लौट आईं, कविता आ गई, बस चल पड़ी, घंटी बज गई। इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं प्रयोग की गई हैं। प्रथम वाक्य में लौट लौटना तथा आई आना क्रियाएं हैं। दूसरे वाक्य में आ आना तथा गई क्रियाएं हैं। तीसरे वाक्य में चल चलना तथा पड़ी पढ़ना क्रियाएं हैं। अंतिम वाक्य में बज बजना और गई क्रियाएं हैं। इन सभी वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रियाएं हैं। इन वाक्यों में संयुक्त क्रियाएं होती हैं, उनमें पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है। शेष क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक होती हैं। मुख्य क्रिया के साथ आने वाली अन्य क्रियाओं को रंजक क्रियाएं कहा जाता है। आगे है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जैसे शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं होती हैं। जैसे रंगना, लजाना, चकराना, अपनाना आदि। बच्चों को हर समय फटकारना नहीं चाहिए। सितारों का झिलमिलाना मन मोह लेता है। इन वाक्यों में फटकार संज्ञा शब्द से फटकारना क्रिया बनी है। झिलमिलाना क्रिया अनुकरणवाची शब्द झिलमिल से बनी है। इस प्रकार की क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करे, दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। सावित्री ने पुत्र को खाना खिलाया। करण गौरी को चित्र दिखाता है। कमल पूनम को पढ़ाता है। वीरेश ने नौकर से कार्यालय खुलवाया। इन वाक्यों में खिलाया, दिखाता, पढ़ाता, खुलवाया क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं पुत्र, गौरी, पूनम और एक नौकर के द्वारा हो रही हैं, परंतु इन क्रियाओं को करने की प्रेरणा सावित्री, करण, कमल और वीरेश दे रहे हैं। ऐसी क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। आगे है पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे रश्मि ने लेख लिखकर दिखाया। विनीता सबसे मिलकर जयपुर आई। इन वाक्यों में दो दो क्रियाएं हैं। प्रथम वाक्य में लिखकर और दिखाया तथा दूसरे वाक्य में मिलकर और गई क्रियाएं हैं। जो क्रिया पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। लिखकर तथा मिलकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं क्योंकि ये पहले हुई हैं। मूल धातु के साथ कर अथवा कर के प्रयोग करके पूर्वकालिक क्रिया बनती है। आगे है कृदंत क्रिया। चल, लिख, पढ़ आदि मूल धातु हैं। इनके साथ ता, ना, कर आदि प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाते हैं। ऐसी क्रियाएं कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। जो क्रियाएं क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती हैं उन्हें कृदंत क्रियाएं कहते हैं। जैसे उठ जमा ना बराबर उठना, उठ जमा ता बराबर उठता, उठ जमा कर बराबर उठकर, लिख जमा ना बराबर लिखना, लिख जमा ता बराबर लिखता, लिख जमा कर बराबर लिखकर। उठना, उठता, उठकर, लिखना, लिखता, लिखकर कृदंत क्रियाएं हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं पूरक। कभी कभी हम पूर्ण क्रिया के रूप में है, हैं, हूँ, हो, था, थी, थे, थी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं।
इस परिस्थिति में इनके साथ किसी अन्य क्रिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वाक्यों को सार्थक बनाने के लिए इनके साथ जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द पूरक कहलाते हैं। वाक्यों में से पूरक को हटा देने की अवस्था में वाक्य निरर्थक हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्द पूरक हैं। मैं डॉक्टर हूँ, वे अध्यापक हैं। रमेश के पिताजी वकील हैं, वे बेईमान नहीं हैं। दशरथ अयोध्या के राजा थे, वह नर्स थी। सीता महल में थी, सभी महिलाएं प्रसन्न थी। तो यह रंगीन छपे शब्द पूरक के उदाहरण हैं। आइए पढ़ें सहायक क्रिया। वाक्य में जो शब्द मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तुम विद्यालय कब जाते हो, वे इस मकान में रहते हैं। वे छात्र इस विद्यालय में पढ़ते थे। उपर्युक्त वाक्यों में व्यायाम करता, बोलता, जाते, रहते और पढ़ते मुख्य क्रियाएं हैं तथा हूँ, है, हो, है और थे इन शब्द इनकी सहायता कर रहे हैं। अतः ये सहायक क्रियाओं के उदाहरण हैं। बच्चों, आपने सीखा जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन मूल शब्दांशों से क्रिया की रचना होती है उन्हें धातु कहते हैं। क्रिया के प्रमुख दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। वाक्य में क्रिया के प्रयोग के विविध रूप हैं। सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।